जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा 5वां क्लास है। 5वें क्लास का टॉपिक है भारतीय इतिहास का विभाजन। तो आइए आज के क्लास में देख लेते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन जानने से पहले जान लेते हैं आखिर हमारे इतिहास का विभाजन क्यों करना पड़ा। तो इतिहास का विभाजन ऐसे करना पड़ा, जो भारत का इतिहास है लगभग में 50 लाख ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। मतलब कि जो भारत का इतिहास है वो लगभग में 50 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। तो ये इतिहास का बहुत एक लंबा समय पीरियड हो जाता है और जब पढ़ना होता है इसको तो काफ़ी असुविधा होती है। जैसे कि अगर आपको बीच का समय खोजना है तो काफ़ी आपको दिक्कत होगी। अगर इसको बीच में टुकड़ों टुकड़ों में भागों में विशेषताओं के आधार पे और परिवर्तन के आधार पे बांट दिया जाए तो ये हमारे लिए पढ़ने में आसान हो जाता है। जैसे कि आपको अगर बता दिया जाए वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के नाम से ही आपके दिमाग में आ जाएगा जो बात की जा रही है वो 1500 BC से लेके 600 BC के बीच की बात की जा रही है। तो बस इन्हीं सुविधाओं के लिए हमारे इतिहास का विभाजन किए हैं विद्वान ने, अपने तर्क के आधार पे, काल विशेष की विशेषताओं के आधार पे और जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके आधार पे किए हैं। तो आइए आज के क्लास में देख लेते हैं इतिहास का विभाजन। ये क्लास विशेषकर इतिहास के स्टूडेंट के लिए तो स्पेशल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो विभाजन की शब्दावली है वो काफी बच्चों को कंफ्यूज करती है। वो कैसे कंफ्यूज करते हैं कि जैसे कि अगर मध्य पाषाण काल को ही ले लो तो इसको मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, मिडिल एज के नाम से भी जाना जाता है और इसको संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब काल ये एक है लेकिन नाम इसके अनेक है। तो प्रागैतिहासिक काल को ले लो तो इनके अंतर्गत ये काल आ जाते हैं, पूरा पाषाण काल, और पाषाण काल के अंतर्गत ये तीनों काल आ जाते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो काल है ये है ऑल ओवर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत और ये है इनके अंतर्गत। लेकिन ये जब कंफ्यूजन रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्लास इतिहास के बच्चों की समझ के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनकी जो इतिहास की समझ है पीरियड के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया जाता है। बच्चों को पता रहता है फिर भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम गलत कर दिया। बच्चे तो याद करेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लेकिन इनका नाम अलग अलग दिया गया है तो पता होते हुए बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बस इन्हीं कंफ्यूजनों को आज इसमें दूर करेंगे और देखेंगे इतिहास का विभाजन। जो हमारे इतिहास का विभाजन किया गया है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया गया है। पहला किया गया है लेखन कला के आधार पे, दूसरा किया गया है धातु प्रयोग के आधार पे, तीसरा किया गया है सांप्रदायिकता के आधार पे, चौथा जो किया गया है वो राष्ट्रवादी इतिहास का अपने तर्क के आधार पे किए हैं, विशेषताओं के आधार पे। तो 4 रूप से मुख्य रूप से इतिहास का विभाजन किया गया है भारत के। अब पहला काल इसमें देख लेते हैं लेखन कला के आधार पे। तो पहला काल इसमें लेखन कला के आधार पे विभाजन किया गया है। तो इसमें जो भी काल होंगे मतलब लिखने पढ़ने की बातें की गई होंगी उन्हीं की विशेषताओं के आधार पे बांटा गया होगा। तो इसमें जो लेखन कला के आधार पे बांटा गया है वो पहला 3 कालों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसको आदि ऐतिहासिक काल, इसको ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और आदि ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिस्ट्री एज के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एज के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए इनके नाम। इसके बाद देख लेते हैं इनकी विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, जब लेखन कला के आधार पर बातें हैं तो इस पीरियड में लेखन कला नहीं थी। लेखन कला थी नहीं तो पढ़ी कहाँ से जाएगी, न थी और न पढ़ी गई प्री हिस्टोरी के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। तो आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी तो लेकिन पढ़ी नहीं गई। प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं गई और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेखन कला थी भी और पढ़ी भी गई। ये मुख्य रूप से विभाजन हो गया कि प्री हिस्ट्री में न लेखन कला थी और न पढ़ी गई। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी लेकिन पढ़ी
नहीं गई, ऐतिहासिक काल में थी भी और पढ़ी भी गई। तो ये हो गई विशेषताएं। अब देख लेते हैं इनकी और विशेषताएं। अब देख लेते हैं इनका समय पीरियड। तो इनका जो समय पीरियड माना जाता है वो माना जाता है प्रारंभ से 3000 ईसा पूर्व। प्री हिस्ट्री का जो समय माना जाता है, हमारा इतिहास जब से चालू हुआ है तब से लेके 3000 ईसा पूर्व तक प्री हिस्टोरी का समय माना जाता है। तो आदि ऐतिहासिक का जो समय माना जाता है वो 3000 से लेके 600 BC। प्रोटो हिस्ट्री का समय कितना माना जाता है? 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 BC तक माना जाता है। और ऐतिहासिक काल का जो समय माना जाता है वो 600 BC से लेके आज तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं और इन कालों की विशेषताएं। तो इनके कालों में हो जाएगा, जैसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये काल आ जाते हैं, पाषाण काल आ जाते हैं, मध्य पाषाण काल आते हैं, नवपाषाण काल आ जाते हैं। ये जो काल आते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, प्री हिस्टोरिक के अंतर्गत आते हैं। इस काल में पूर्णतः जो प्रयोग किया गया औजारों का वो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया और उन्हीं का बारीकी और विस्तृत रूप औजारों में देखने को मिलता है कलात्मक की दृष्टि। तो प्री हिस्टोरिक के अंतर्गत पाषाण काल आ जाता है और आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत जो काल आता है वो है हमारा हड़प्पा काल। हड़प्पा काल जो है हमारा वो आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हड़प्पा काल का समय कितना माना जाता है? तो वो लगभग में 3000 से लेके 1500 BC के आसपास माना जाता है। हालांकि जो वैलिड डेट है कार्बन तिथि के हिसाब से वो है 2850 से लेके 1750 के आसपास मानी जाती है लगभग में। और इसके अंतर्गत जो आती है वो सभ्यता है हमारी वैदिक सभ्यता। प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत दो सभ्यताएं आती, पहली हड़प्पा सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता क्यों आती है और हड़प्पा सभ्यता क्यों आती है? तो हड़प्पा सभ्यता में हमारी मोहरों पे, ब्रजभांडों पे अलग अलग जगह पे लिपियां लिखी हुई पाई गई हैं। लेकिन उन लिपियों को अभी पढ़ने में सफलता विद्वानों को नहीं मिली है। हालांकि अभी भी शोध अनुसंधान जारी है उनकी लिपियों को पढ़ने के लिए। तो जैसे कि एक इतिहासकार हैं आई.ए. महादेव हड़प्पा की लिपि पे काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इतिहासकारों को सफलता नहीं मिली। जब सफलता मिल जाएगी तो ये पीरियड हमारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अभी जो है वो हड़प्पा काल जो है ना हमारा प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं वैदिक सभ्यता को इसके अंतर्गत क्यों रखा गया। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे वैदिक सभ्यता का साहित्य हमारा इतना प्राप्त है, इतना हम पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा साहित्य वैदिक सभ्यता का प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी इसको प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत क्यों रखा गया? तो इसलिए रखा गया जो वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है वो 1500 BC से लेके 600 BC तक माना जाता है। और इस काल में ज्ञान था लोगों के पास और लेखन प्रणाली भी थी, लेकिन वो लोग लिखते नहीं थे। वो लोग मौखिक रूप से अपना ज्ञान रखते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते। जैसे हमने जो अपना ज्ञान है तो उसको कहीं लिखते नहीं है और हमने अपना ज्ञान अपने बच्चों को दिया, हमारे बच्चे अपना ज्ञान अपने बच्चों को दिए, वो बच्चे अपने बच्चों को दिए। तो ऐसे करके वैदिक सभ्यता का जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ा, लेकिन उसका साहित्यिक रूप में कहीं पे लेखा जोखा नहीं रखा गया। इसी वजह से इस काल को प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो वैदिक साहित्य है इसका संकलन जो किया गया है वो हमारे ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व के आसपास किया गया है। इसलिए इसको ऐतिहासिक काल में न रख के वैदिक प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये रहा वैदिक सभ्यता को रखने का एक तर्क, क्यों रखा गया आखिर जब लिखित साक्ष्य है। तो बस इसी आधार पे रखा गया कि वहाँ पे मौखिक ज्ञान था, कोई लिखित ज्ञान नहीं था। और जो वैदिक साहित्य का संकलन किया गया या लिखा गया ऋषियों द्वारा वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया।
इसलिए इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल प्रोटोहिस्ट्री के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। तो ये हो गया मोटा मोटा लेखन कला के आधार पे विभाजन। अब देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पुनः बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है? तो 3 कालों में बांटा गया है। एक विद्वान है फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जान लुबाक। जान लुबाक फ्रांसीसी विद्वान है। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में जिसका नाम है प्री हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, इनकी पुस्तक है जान लुबाक साहब की प्री हिस्टोरी ऑफ टाइम्स। उस पुस्तक का प्रकाशन ये करते हैं 1865 में। जान लुबाक अपनी पुस्तक जिसका नाम है प्री हिस्टोरी टाइम्स, उसका प्रकाशन करते हैं 1865 में। इस पुस्तक में सर्वप्रथम जान लुबाक ने पाषाण काल और नवपाषाण काल का प्रयोग किया। इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए हैं विभाजन, वो जान लुबाक ने अपनी पुस्तक में किए हैं, और जो किए हैं वो पाषाण काल और नवपाषाण काल किए हैं। इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक। तो कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम पैलियोलिथिक और नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जान लुबाक ने 1865 में किया। लेकिन ये विभाजन जान लुबाक साहब कर तो दिए, लेकिन जब आगे और विद्वान आए तो देखें इनके और इनके बीच में जो औजार प्राप्त हुए हैं उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे ये मध्य पाषाण काल का जो अंतर देखने को मिलता है, इसकी जो औजारें और काल की विशेषताएं हैं, इससे पूरी तरीके ना मैच खाती है ना इससे पूरी तरीके से मैच खाती हैं, थोड़ा इससे भी मैच खाते हैं और थोड़ा नवपाषाण काल से खाती हैं। तो इस तर्क आधार पे एक काल का भी मतलब कि विभाजन किया गया कि इन दोनों काल के बीच में एक और काल पाया जाता है जिसका नाम रखे मध्य पाषाण काल। तो ये काल का विभाजन जान लुबाक ने किया है, और इसका विभाजन मध्य पाषाण काल का इन दोनों के औजारों के जो मिलन कम हो रहा था, मेल जोल कम खा रहे थे, इस वजह से एक और पाषाण काल का नाम दिया जिसको कहा गया मध्य पाषाण काल। तो देख लेते हैं इसमें मध्य पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण काल का नाम से भी जाना जाता है। इनका समय पीरियड देख लेते हैं। तो जो पाषाण काल का समय पीरियड माना जाता है वो 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पाषाण काल का समय कितना माना जाता है? तो पाषाण काल का समय 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अभी हमने बताया कि भारतीय इतिहास का जो इतिहास है वो 50 लाख ईसा पूर्व लगभग में माना जाता है, वो पाषाण काल का इतना माना जाता है। तो इसका ये हमारा इतिहास तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें जो पाषाण की औजारें बनाई गई वो लगभग में 5 लाख ईसा पूर्व में बनाई गई, और जो जीवाश्म प्राप्त हुए वो भी इसी के आसपास प्राप्त हुए हैं। हालांकि बौरी से एक मानव कंकाल मिला है जिसकी जो डेटिंग जा रही है वो 14 लाख ईसा पूर्व जा रही है, लेकिन अभी वो प्रमाणित नहीं हो पाई है, तो उसको इतनी मान्यता नहीं मिल पाई। अगर उसको बोरी वाले की जीवाश्म को मान्यता मिल जाए तो हमारा जो पाषाण काल है 5 लाख पुराना, ये उठ के 14 लाख ईसा पूर्व पुराना हो जाएगा। अगर वो डेटिंग आ जाएगी तो हमारा पाषाण काल का जो समय है 5 लाख से 14 लाख ईसा पूर्व चला जाएगा। और इस काल में जो औजारें बनाई गई इसमें भी पत्थर की, जैसे हैंडेक्स, क्लीवर, इस टाइप की औजारें बनाई गई। अब देख लेते हैं दूसरा काल मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण को पहले तो नामों से जान लेते हैं। इसको जो कहा जाता है, इसको मिडिल काल के नाम से भी जाना जाता है, इसको मेसोलिथिक नाम से भी जाना जाता है, मिडिल क्लास के नाम से भी जाना जाता है, और संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आदि नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो आदि विशेषताएं हैं इसमें नवपाषाण काल की भी मिलती है, तो इसीलिए कभी-कभी इसको आदि नवपाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। वो कैसे जाना जाता है? इसमें जो औजारें बनाई गई वो छोटी छोटी बनाई गई, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, और इसको मेसोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके हो गए ये 4-5 नाम जिनको याद करना
बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय हम जानते रहते हैं लेकिन वो कंफ्यूजन कर देते हैं। और इनको किस आधार पे ये सब इतने नाम दिए गए हैं, ये हम चर्चा तब करेंगे जब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मध्य पाषाण काल के ये हो गए 4-5 नाम। पहला मध्य पाषाण काल, दूसरा मिडिल एज, और तीसरा संक्रमण काल हो गया, और चौथा मेसोलिथिक हो गया, और पांचवा माइक्रोलिथिक हो गया। इसके बाद तो आदि नवपाषाण काल हो गया। तो ये हो गए इसके नाम। इसका जो समय माना जाता है वो 10,000 से लेके 600 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है मध्य पाषाण काल का समय। नवपाषाण काल को देख ले तो नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 6,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण का समय कितना माना जाता है तो 6 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको क्रांति काल के नाम से भी जाना जाता है, इतिहासकारों ने जाना है। और बाकी इसको नियोलिथिक और नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके भी 3 नाम हो गए, नवपाषाण काल और नियोलिथिक एज और क्रांति काल। तो ये 3 इसके नाम हो गए। ये क्यों हो गए नाम, ये सब जब पाषाण काल पढ़ेंगे तभी ये सब पॉसिबल है कि हम पढ़ सकें। तो ये जो विभाजन किए हैं जॉन लुबाक ने किए हैं, वो ये ओवरऑल इसको लेखन कला के आधार पर किया गया था। लेकिन ये जो विभाजन किया गया है ये उपग्रह जो निर्माण किए गए हैं उनके आधार पे किया गया है। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके बाद एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है एक विद्वान है लार्तिक महोदय ने। उन्होंने अध्ययन किया कि ये जो काल है ये काफी बड़ा काल है, तो इसको पढ़ने में काफी असुविधा होती। और इनमें भी जो बड़ा काल है इसमें भी अलग अलग काल में अलग अलग चीजें पाएगी, काफी विशेषताएं और अंतर पाया गया। तो ये जो लार्तिक महोदय आए तो ये जो पाषाण काल बांटे थे, जॉन लुबाक पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो इसको लार्तिक महोदय ने पुनः 3 भागों में बांट दिए। तो ये एग्जामों में पूछा भी जाता है कि पाषाण काल को किसने बांटा, तो जॉन लुबाक ने बांटा। और पाषाण काल को पुनः किसने बांटा, तो लार्तिक महोदय ने 3 भागों में बांटा। पहला जो बांटा वो निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसे इसको जो जाना जाता है वो लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, इसको मिडिल पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। निम्न पूरा पाषाण को किस नाम से जाना जाता है, तो पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, निम्न पूरा पाषाण को लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और मध्य पाषाण काल को मिडिल पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और उच्च पूरा पाषाण को अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया बेसिक नाम, और भी नाम है लेकिन वो वहीं पे पढ़ना संभव है। अब देख लेते हैं इनका समय पीरियड क्या है। तो ये जो 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का समय था, इससे के बीच के समय के ये काल है, उनको बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो 5 लाख से लेके 50,000 ईसा पूर्व बांटा गया। मतलब जो लोअर पैलियोलिथिक एज है इसको 5 लाख से लेके 50,000 ईसा पूर्व रखा गया है। और मध्य पाषाण काल का जो समय रखा गया है वो 50,000 से लेके 6,000 ईसा पूर्व रखा गया है, मिडिल पैलियोलिथिक एज का। और उच्च पूरा पाषाण काल मतलब अपर पैलियोलिथिक का जो नाम रखा गया है, समय रखा गया है सॉरी, वो 6,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व रखा गया है। तो ये हो गया लेखन कला के आधार पे विभाजन मुख्य रूप से। और उसके बाद ये वाला हो गया जो विभाजन किए हैं वो विद्वान उपकरणों के आधार पे किए हैं, उपकरण कैसे बने और किस विधि से बने उस आधार पे किए हैं। तो ये हो गया पहला हमारा विभाजन। लेकिन ये विभाजन किया गया है लेखन कला के आधार पे और पाषाण काल के विभाजन पे। तो ये वाला जो विभाजन हमारे यहाँ किया गया है ये किस देश से लिया गया है, तो जो यूरोप महाद्वीप का फ्रांस है, फ्रांस कंट्री है, वहां पे एक स्थान पाया जाता है मास द आजी पूरा स्थल से हमारे यहाँ पाषाण काल का विभाजन माना जाता है। क्योंकि वहां का विभाजन, फ्रांस का विभाजन और हमारे भारत का विभाजन पाषाण काल का काफी मिलता जुलता है।
और यही यूरोप का ले लो, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का ले लो, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो ये विभाजन किया गया है, इसी के जगह पे हमारे वहाँ निम्न पूरा पाषाण यूज किया गया है, वहीं पे यहीं पे वो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे वहाँ उच्च पूरा पाषाण यूज किया गया है, तो यहाँ पे वो लोग उत्तर पूरा पाषाण काल यूज करते हैं। बस इतना बेसिक अंतर है हमारे लेखन कला के आधार पे विभाजन में और जो अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन है। तो हमारे जो पाषाण काल का विभाजन है वो किससे मिलता है, वो फ्रांस के कंट्री के पाषाण काल के विभाजन से इतिहास के विभाजन में काफी मिलता जुलता है। तो ये अब दूसरा विभाजन देख लेते हैं, उसका नाम है धातु के प्रयोग पे विभाजन। धातु के प्रयोग के विभाजन से क्या तात्पर्य है कि जो हमारा समय काल है उसमें अधिकतर किन किन धातुओं का ज्यादा प्रयोग किया गया है, किन किन धातुओं का किन किन समय पे ज्यादा औजारों का प्रयोग किया गया है। जिस क्षेत्र में उतने टाइम, हर क्षेत्र में जैसे देखा जाए तो अगर जिस धातु का प्रयोग हो रहा है तो विद्वान उसी के आधार पे उस काल को बांट दिए हैं। तो दूसरा है धातु प्रयोग के आधार पे, तो इसको किसने बांटा, तो इसको एक विद्वान है P.F. सुंग। P.F. सुंग साहब ने डेनमार्क जो पुरातत्व संग्रहालय था उसमें जो सामग्री रखी थी, वहां पे जो धातु अवशेष जो भी रखे थे उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके ये जो अपना प्रकाशन देते हैं वो देते हैं 1776 में। P.F. सुंग साहब डेनमार्क की पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन किया, अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की वो 1776 में प्रकाशित किए। उस पुस्तक में इन्होंने जो पाषाण मतलब कि भारतीय इतिहास का विभाजन किया वो 3 रूपों में किया। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल, तीसरा लौह काल किया। और एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है टॉमसन महोदय। टॉमसन महोदय, इनका नाम है टॉमसन महोदय ने 1876 में टॉमसन महोदय आए 1800 नहीं है, ये 1836 है। टॉमसन महोदय 1836 में ये भी अध्ययन करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। और तो इनके जो P.F. सुंग साहब है, इनके मत से ये भी सहमत होते हैं कि हाँ, पाषाण काल का जो विभाजन है वो धातुओं के आधार पर किया जा सकता है और विशेषताएं हैं प्रमाणित है। तो P.F. सुंग साहब और टॉमसन साहब जो किए हैं अपने विभाजन, वो इन धातुओं के प्रयोग पे ऐसे किए हैं, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। तो ये हो गया विभाजन इनके आधार पे। अब देख लेते हैं इनकी कुछ विशेषताएं पाषाण काल के जो विभाजन किए हैं। पाषाण काल की जो विशेषताएं हो जाएंगी, जो समय हो जाएगा वो पाषाण काल का समय प्रारंभ से लेके 3000 ईस्वी। पाषाण काल का जो समय इसमें माने हैं मोटे मोटे रूप में, वो प्रारंभ से लेके 3000 के तक माने हैं। और कांस्य काल का जो समय माने हैं वो 3000 के से लेके 1000 BC तक। 1000 BC तक। कांस्य काल का समय कितना माने हैं, तो 3000 से लेके 1000 BC तक कांस्य काल का समय माने हैं। और लौह काल का जो समय माने हैं वो माने हैं 1000 BC से आज तक का जो समय आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। लौह काल के अंतर्गत 1000 BC से लेके मुख्य रूप से वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बहुत प्रचलन ही होने लगा था। तो आज 6ठी शताब्दी 1000 ईसा पूर्व के आसपास से समय से आज तक का जो समय माना जाता है वो लौह काल के अंतर्गत माना जाता है। तो ये हो गया धातुओं के प्रयोग पे विभाजन। किस काल में, तो जैसे पाषाण काल में पाषाण की वस्तुएं बनती थी, कांस्य काल में कांसे की वस्तुएं बनने लगी थी। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पे कांसे की वस्तुओं का प्रयोग हुआ है और उसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्य काल के नाम से ही जाना जाता है। उसका समय पीरियड भी आपका जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसको 3000 से लेकर 1500 BC के आसपास उसका समय पीरियड माना जाता है।
तो ये इसके अंतर्गत आता है। ये लोकल 1000 ईसा पूर्व के पास भारत में लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा से हो गई थी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाते जाते लोहे का तो बहुत प्रचलन ही हो गया था। तब जाके वो मगध के राज्य, मगध जो साम्राज्य था उसको विस्तारित करने में काफी भूमिका थी लोहे के प्रयोग की। तो ये हो गया धातुओं के प्रयोग के आधार पे इतिहास का विभाजन। अब देख लेते हैं सांप्रदायिकता के हिसाब से। तो सांप्रदायिकता के हिसाब से मतलब कि जो ये विभाजन किया गया है वो धर्म के आधार पे किया गया है। धर्म के आधार पे कैसे किया गया है? एक ब्रिटिश विद्वान है जिनका नाम है जेम्स मिल। ये ब्रिटिश विद्वान है, इनका नाम है जेम्स मिल। ये अपनी पुस्तक प्रकाशित करते हैं 1818 में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये अपनी पुस्तक का प्रकाशन करते हैं 1818 में। ये जो इतिहासकार हैं ये ब्रिटिश के उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। जेम्स मिल को उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। ये ब्रिटिश इतिहासकार है। इन्होंने पुस्तक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब प्रकाशित किया? तो 1818 में प्रकाशित किया। उस पुस्तक में इन्होंने भारत के इतिहास का जो विभाजन किया है वो 3 कालों के आधार पे किया है। मतलब सांप्रदायिकता के मतलब धर्म के आधार पे किया है। ये उपयोगितावादी हैं, तो उपयोगितावादी के आधार पे डालो राज करो के नीचे आए ही थे, भारत में एंट्री ही किए थे। तो उसी आधार पे हमारे इतिहास का विभाजन भी करके चले गए। तो पहला जो किए हैं वो हिंदू काल के आधार पे किए हैं, दूसरा किए हैं मुस्लिम काल के आधार पे, तीसरा किए हैं ब्रिटिश काल के आधार पे। ये ऐसा विभाजन क्यों किए हैं? ये इसलिए किए गए हैं जो प्रारंभ से हमारे इतिहास में प्रारंभ से लेके 700 ईसा पूर्व के आसपास जो शासन माना जाता है वो उसमें जो शासन किए हैं अधिकतर को किए हैं हिंदू शासक किए हैं, इसलिए इसको नाम दे दिए हिंदू काल। और जो ये काल है मुस्लिम काल, इसमें जैसे 700 ईसा पूर्व के आसपास से 712 ईसा पूर्व के आसपास से मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण हो गया था, पश्चिमी भागों पे वो सफल आक्रमण था। वहां से जो मुस्लिम सत्ता थी वहां से उसका वर्चस्व होने लगा था धीरे धीरे करके। तो गुलाम वंश मुगल काल ये जो आ गए ये पूरे मुस्लिम ही धर्म वाले थे, इन्होंने जो शासन किया। तो इतनी टाइम जो सत्ता थी ज्यादातर देखा जाए तो वो मुस्लिम लोग के पास थी। हालांकि हिंदू शासक भी थे जैसे इब्राहिम लोधी, राणा प्रताप, लेकिन इनका विभाजन तो धर्म के आधार पर करना, अपना काम सीधा करने के आधार पर, डालो राज के आधार पर, तो वो करके भी गए। हमारे इतिहास का उसी आधार पर विभाजन भी करके चले गए। तो जो ये मिडिल काल में था वो मुस्लिम काल को मुस्लिम काल के नाम से बांटा है। इसका जो समय माना जाता है लगभग वही 700 ईसा पूर्व के आसपास से 1700 बीसी के आसपास, 1757 1707 के आसपास से जब औरंगजेब मर जाता है 1707 में, वो काल जो माना जाता है वो मुस्लिम काल के अंतर्गत रखे हैं जेम्स मिल। और तीसरा जो विभाजन किए हैं वो ब्रिटिश काल के आधार पे किए हैं। देखो जो पहले विभाजन किए वो धर्म के आधार पे कर दिए हैं ब्रिटिश वाले, और जो अपनी जब पारी आई इन्होंने भी तो शासन किया है भारत पे, तो इन्होंने, इनका धर्म था ईसाई धर्म, तो अपने धर्म को ये लोग नहीं हावी होने दिए हैं और अपना धर्म आया तो कह दिए ब्रिटिश काल। जब बात रहे तो अन्याय क्यों किए? इसको भी बोलते ब्रिटिश काल, सॉरी ईसाई काल, तो अपने को कह दिए कि ब्रिटिश काल। तो ये है इनका तो उपयोगितावादी सिद्धांत ही अपने को काम निकालना है, कैसे भी करके दूसरे को नीचा दिखा के। इनका जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के लेखक थे उनका उद्देश्य ही था कि कोई भी तर्क दो, अपने आप को अच्छा साबित करके अपने आप को अच्छा दिखाओ। तो वही बस किए हमारे इतिहास के साथ करके, शासन करके भी गए, उसको डाल के इतिहास का विभाजन उसी आधार पे करके गए। तो ये ब्रिटिश काल कब माना जाता है? तो जैसे जब 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें मतलब कि जो बंगाल वाला एरिया था वहाँ के जो संसाधन थे उस पे ब्रिटिश सत्ता का राज हो गया था संसाधन पे। तो वहां से बंगाल वाले क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता का वर्चस्व होने लगा था, इस वजह से इसका नाम दिए ब्रिटिश काल। तो ये जो समय माना जाता है वो वही 1757 से लेके 1947 जब तक आजादी नहीं होती है तब तक का समय जो रखा जाता है वो ब्रिटिश काल के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा विभाजन देख लेते हैं, वो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों का
राष्ट्रवादी इतिहास, ये अपने इतिहासकार हैं, देश के इतिहासकार हैं, तो ये अन्याय कहाँ कर सकते हैं अपने इतिहास के साथ। तो इन्होंने जो विभाजन किया है सबसे अच्छे तरीके से किया है और तर्कपूर्ण तरीके से किया है। तो इनके जो विभाजन का तर्क है वो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और जो वर्तमान टाइम में यही शब्दावली ज्यादा प्रयोग भी की जाती है, क्योंकि और ये सटीक भी है, सही भी लगती है यूज करने में। तो जैसे हम लोग आम भाषा में ही कहते हैं प्राचीन काल मुझे पढ़ना है, मध्यकाल पढ़ना है और आधुनिक भारत पढ़ना है। तो ये हो गए विभाजन। अब ये कौन है इतिहासकार? तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो हैं जी.आर. भंडारकर। देसी इतिहासकार जो हैं वो हैं जी.आर. भंडारकर। दूसरे जो इतिहासकार हैं वो हैं R.C. मजूमदार। राष्ट्रवादी इतिहासकार प्रमुख रूप से जो हैं वो हैं जी.आर. भंडारकर, दूसरे R.C. मजूमदार। इन्होंने अपने तर्क के आधार पे ये विभाजन किया है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो पूछा भी जाता है एग्जामों में कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने आधार पे कौन कौन विभाजन किया, या फिर इतिहासकारों का नाम ही दे देते हैं कि इसमें से कौन सा राष्ट्रवादी इतिहासकार है। तो मुख्य रूप से जो है जी.आर. भंडारकर साहब है और R.C. मजूमदार है। इन्होंने जो विभाजन किया है प्राचीन काल के अंतर्गत जो समय रखा है वो प्रारंभ से लेकर, मतलब जब से हमारा इतिहास प्रारंभ हुआ तब से लेकर 712 BC तक। 712 BC तक वही जो मोहम्मद बिन का सफल आक्रमण हो गया था भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, तो वहां से यह प्रारंभ से लेकर 700 BC तक प्राचीन काल के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है इतिहास। और जो दूसरा मध्यकाल में बांटे हैं, तो मध्यकाल में जो समय बांटे हैं उसका समय पीरियड 712 से लेकर 1707 या फिर 1757 माना जाता है। 1707 क्यों माना जाता है? ये ऐसे माना जाता है कि जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी, तो इसलिए इसको कहीं कहीं 1707 भी दे दिया जाता है। और 1757 इस तर्क के आधार पे दिया जाता है कि जो 1757 में युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी लोग जीत गए थे। तो जब अंग्रेज लोग जीत गए थे, जो बंगाल वाला एरिया था वहां पे उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। वहां की जो एरिया थी, वहां के संसाधन थे, उन संसाधन पे ब्रिटिश लोग का अधिकार हो गया था। इस आधार पे यहाँ से समय माना जाता है कि आधुनिक भारत का। तो ये इंडिक समय ये माना जाता है। इसका जो प्रारंभिक समय माना जाता है वो 1757 से लेके 1947। आधुनिक भारत का जो समय माना जाता है वो 1757 से लेके 1947 तक माना जाता है। इसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इतने से इतने काल के बीच का इतिहास पढ़ा जाता है। तो आज की क्लास में ये हो गया इतिहास का विभाजन। पूरा बहुत बेसिक नहीं पढ़ाया जा सकता, ये जब टाइम आएगा वहीं पे अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास से आपको काफी सहायता मिलेगी हिस्ट्री पढ़ने में। जो ये शब्दावली है विभाजन बहुत कंफ्यूज करता था। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी आज के लिए जय हिंद।